नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है 2011 से 2021, उसके अंतर्गत आज हम लोग 2021 में जो 28 नवंबर 2021 को पेपर पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसके बाल विकास को सेक्शन को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही सरल तरीके से अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर। लेकिन अभिप्रेरणा स्तर ये चिंतन का स्तर नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिप्रेरणा स्तर नहीं होगा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय ने किया था। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो थार्नडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम दिए हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? अभ्यास का नियम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तत्परता का नियम। तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम किसने दिए हैं? ये थार्नडाइक महोदय ने दिए हुए हैं। तो ये हम देखते हैं इसमें से कौन सा नियम नहीं है। अभिवृत्ति का नियम, ये जो डी में लिखा हुआ है अभिवृत्ति का नियम, तो ये नियम थार्नडाइक महोदय ने नहीं दिया हुआ है। इसमें अभ्यास का जो नियम है, इसका मतलब यह है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है, अर्थात एक नॉर्मल बुद्धि, जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी अभ्यास के द्वारा समझदार हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कि बिना पढ़े लिखे लोग भी टैलेंटेड वर्क करते हैं। अभ्यास करते करते सीखते सीखते वो सीख सकते हैं, हर चीज़ सीख सकते हैं। तत्परता का नियम क्या है कि नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग ले रहे व्यक्ति की मनोस्थिति को क्या करता है? प्रकाश में लाता है। जिस काम को सीखा जा रहा है उसे सीखने के लिए अगर मन में अभिलाषा है, इच्छा है, तो सीखने में बहुत आसानी होती है और आसानी से हम उसको सीख सकते हैं। प्रभाव का नियम क्या कहता है? थार्नडाइक का यह नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड देने के महत्व को प्रकार में लाता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोहलर तथा कोफा के अनुसार सीखना क्या होता है? कोहलर तथा कोफा के अनुसार सीखना कैसे होता है? तो ये सूझ के द्वारा सीखना होता है। सही आंसर ए हो जाएगा। अब कहोगे सूझ के द्वारा कैसे सीख सकता है कोई व्यक्ति? तो कोहलर तथा कोफा के अनुसार क्या है, सीखने वाले व्यक्ति में जैसे ही सूझ उत्पन्न होती है वह तुरंत ही सही अनुक्रिया करने लगता है। इस तरह व्यक्ति सही अनुक्रिया को करना सीख जाता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन हैं? तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? बताइए भाई आप लोग फटाफट। 4 ऑप्शन दिए हैं, पियाजे, नोवाक, वाइगोस्की, ग्लासर फ्लेड। बताइए भाई फटाफट। सही आंसर हो जाएगा वाइगोस्की महोदय। सही आंसर हो जाएगा वाइगोस्की महोदय, सी। निर्माणवाद का सिद्धांत वाइगोस्की महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वाइगोस्की सामाजिक निर्माणवाद के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण ही किया हुआ है। यह मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिसे बच्चे शिक्षा और सामाजिकरण के संदर्भ में विकसित करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? तो विकास कैसा होना चाहिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विकास दिशात्मक होता है, बिल्कुल ठीक है। विशिष्ट होना ये भी ठीक है, संचयी होना ये भी ठीक है, लेकिन अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना ये विशेषता नहीं है। हमसे निगेटिव पूछा है, निगेटिव को क्या करना है? हाईलाइट कर लेना है। विकास की कुछ विशेषताएं हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने बताई हुई हैं। कौन कौन सी है? दिशात्मक होना, निरंतर प्रक्रिया है, संचयी होना, विशिष्ट होना, मात्रात्मक एवं गुणात्मक होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम फ्रांसीसी गल्टन महोदय ने किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1869 में। कब लिखी थी? 1869 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी हेरेडिटरी जीनियस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो स्तर हैं कौन कौन से हैं? ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषणात्मक चिंतन, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। तो इसमें जो न्यूनतम स्तर आएगा वो क्या आएगा? ज्ञान। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? जो मेरी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस में ये सारे प्रश्न मैंने कराए हुए हैं, चाहे सामाजिक निर्माणवाद का जनक हो, जितने भी सिद्धांत हैं विकास के, मनोसामाजिक सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सारे के सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं। मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ये मैंने क्लासेस में करवा रखे हैं। सारी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं बाल विकास की, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैं लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा थ्योरी और परिभाषाएं। सिर्फ वही जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, एग्जामिनर पूछना चाहता है, आपसे गलतियाँ करवाता है, उन्हीं गलतियों को हम सही कराने की कोशिश करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान इसमें पूछा गया है। तो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कैसे चलता है? सबसे पहले आता है पाठ्य योजना। सबसे पहले क्या आएगा? पाठ्य योजना। नंबर 2 पे क्या आएगा? सूक्ष्म शिक्षण। नंबर 3 पे क्या आएगा? प्रतिपुष्टि या आलोचना। तो प्रतिपुष्टि लिख देता हूं मैं। अब जब दोबारा श्रृंखला इसकी शुरू होगी 4 नंबर पे पुनः पाठ्य योजना, 5 नंबर में पुनः सूक्ष्म शिक्षण, 6 नंबर में पुनः प्रतिपुष्टि। तो अंतिम सोपान पूछा है तो पुनः प्रतिपुष्टि अंतिम सोपान हो जाएगा। आप सिर्फ 3 याद रखिए, 3 में ही अपने आप ये लगाते हुए चले जाइए। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? तो अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह बहुत ही आवश्यक है। कहाँ दिया है भाई? बी में दिया है। बी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। धुआंधार तरीके से प्रश्नों को उड़ाते हुए चलना है भाई। मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? ये मैंने सारे प्रश्न करवा रखे हैं अपनी क्लासेस में। जिन लोगों को यकीन नहीं है आप जा करके देखिए, प्रीवियस ईयर कहीं से भी उठा करके देखिए। कोशिश यही है कि कम से कम क्लासेस में पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट कवर कर लिया जाए। ईबीएस की भी हमारी क्लासेस चल रही है, हिंदी की भी चल रही हैं, संस्कृत की भी चल रही हैं, मैथ की भी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मस्तिष्क उद्दोलन विधि के जो प्रतिपादक हैं ऑसबॉर्न महोदय जी हैं। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है बताइए भाई फटाफट। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन कौन से? सीडी मॉर्गन एवं एच.ए. मुरे दोनों लोग शामिल हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे आप लोग कहते हैं टीएटी टेट। तो इसमें क्या होता है? मनोवैज्ञानिक मरे ने सहायक मॉर्गन के साथ मिलकर किया था, जो व्यक्तित्व के लक्षण के परीक्षण में सहायक होता है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है भाई। ए आंसर सही हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन की संपूर्ण क्रिया को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है तैयारी अथवा आयोजन, दूसरी है उद्भवन, तीसरी है प्रबोधन, चौथी है सत्यापन। लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो पहली तो यही हो गई आपकी आयोजन हो गई। पहली कौन सी हो गई? आयोजन।
दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई? उद्भवन। तीसरी कौन सी हो जाएगी? प्रबोधन। चौथी कौन सी हो जाएगी भाई? सत्यापन। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ सत्यापन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा इसमें। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है भैया? बताइए फटाफट। तो इसका थार्नडाइक महोदय ने। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। थार्नडाइक का जो मुख्य नियम है, सिद्धांत है, अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से इन्होंने सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम होता है। प्रयास व त्रुटि का परिणाम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो बताइए भाई। व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी आंसर सही हो जाएगा भाई। सारे के सारे जो अधिगम के हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं, सारे के सारे कारक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी कारक। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। इस सिद्धांत के अनुसार इनका क्या मानना था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। चलिए भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, गार्डनर महोदय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम धुआंधार तरीके से प्रश्नों को उड़ाते हुए चलना है भाई। स्पीयरमैन ने क्या दिया हुआ है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक माने हैं। कौन कौन से भाई? स्पीयरमैन बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? इनका मानना था दो कारक बुद्धि के लिए काम करते हैं। कौन कौन से? सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, जिसको जी कारक और यस कारक भी कहते हैं। सामान्य को क्या कहते हैं? जी कारक। सामान्य को क्या कहते हैं? जी कारक। और विशिष्ट को क्या कहते हैं? विशिष्ट को कहते हैं यश कारक। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित हैं। आप लोग देखिए, इस प्रीवियस ईयर में सारे सिद्धांत एक में ही पूछ लिए हैं लगभग में। प्रोजेक्ट विधि से कौन संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि से किलपैट्रिक महोदय जी संबंधित हैं। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से क्या संबंधित है? तो प्रस्तावना प्रश्न डीएलएड में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। बी आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण क्या होता है? प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना से आज से क्या है? भूमिका। किसी भी विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से है। आप किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले क्या करते हैं? उसके बारे में जानकारी लेते हैं, थोड़ी बहुत उसके विषय में चर्चा करते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी के लिए प्रश्न करता है। उसके बाद में क्या करता है? उन तथ्यों के आधार पर नई जानकारियाँ प्रदान करता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। गलत वाक्य को चुनें। गलत वाक्य भैया खुद चुन लेगा, हमें सिर्फ आपको क्या करना है? ऑप्शन पढ़ते हुए जाना है। गलत वाक्य जो होगा क्या होगा? अपने आप कूद करके बाहर आ जाएगा। चलिए, छात्र सबसे अच्छा वातावरण स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। तो एकदम परफेक्ट है ये। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। करके सीखना, खेल खेल में सीखना। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। अभी ही मैंने बताया था, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। नहीं भाई, छात्रों पर नियंत्रण नहीं कर सकते आप, नियंत्रित वातावरण में नहीं सीखेंगे। सही आंसर डी हो जाएगा। हमें गलत बताना था और यही गलत है भाई। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? बताइए भाई, फटाफट बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो संविधान के 86वां जो संशोधन हुआ है, इसके अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? 21 का जोड़ा गया है। इससे क्या हो गया? 6 से 14 आयु वर्ष के जो भी बच्चे हैं, निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है भाई। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल जाएंगे, ये उनका क्या है? मौलिक अधिकार है भैया। ये बच्चों का क्या है? मौलिक अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भाई, बताइए फटाफट आप लोग। मूल्यांकन करना शामिल है, आप सभी लोगों को पता है। उपचारात्मक कार्य ये तो करना ही करना है, निदानात्मक कार्य ये भी करना है। डी आंसर सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी मूल्यांकन कार्य आप लोग जो टीचर्स हैं वो करते ही होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है भाई, मूल्यांकन हुआ है उसी के बाद आगे आए हैं भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा, ये बताना है आपको। शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, सही है। कम प्रभावशाली होगा, ये भी सही है, एकदम बात सही है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, इसमें भी कम प्रभावशाली है। केवल लिखने पर बल हो तब भी है, तो उपयुक्त सभी भाई, इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी कैसे हैं, कम प्रभावशाली उपाय हैं भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो चौमास्की महोदय। देखते ही उड़ा देना है, सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा, चौमास्की महोदय। चलिए भाई, चौमास्की महोदय की पुस्तक का नाम बताइए, किसको किसको पता है, कब प्रकाशित हुई थी, तो 1957 में। क्या नाम है उसका भाई, लिख देता हूँ मैं, सिंथेटिक स्ट्रक्चर, ये पुस्तक लिखी है भाई, किसने, चौमास्की महोदय ने, 1957 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, बताना है आपको भाई, निगेटिव बताना है, कौन सही नहीं है। शारीरिक गठन के संबंध में सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एंटागोनिस्टिक। क्या हो जाएगा भाई, एंटागोनिस्टिक सही आंसर हो जाएगा। शेष सभी शारीरिक गठन से संदर्भित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करना है, बताइए भाई। अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला हमारी खत्म होने जा रही है। कैसी लगी आप लोगों को आज के प्रश्नों की श्रृंखला, जिन लोगों को अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। ब्रीफ में पढ़ाने के लिए क्लासेस हमारी देखिए आप लोग, जो बहुत ज़्यादा विस्तार से समझना चाहते हैं वो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए हमारी भाई। चलिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड महोदय हो जाएंगे। सिगमंड फ्राइड, ए आंसर सही हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ सही आंसर बता रहा हूँ। जिन लोगों को पूरा वीडियोस देखना है, बहुत विस्तार से समझना है, वो क्लासेस ज्वाइन करिए। क्लासेस में एकदम बेसिक से हम समझा रहे हैं आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बताइए भाई। तो त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ये किसका है, ये थार्नडाइक महोदय का है भाई, स्किनर का नहीं है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना थार्नडाइक का है, अभी ही बताया था प्रीवियस वीडियो में। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हो तो कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, बताइए फटाफट भाई। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे चल रहे हैं भाई हम लोग। अंतिम प्रश्न पे करिए फटाफट कमेंट आप लोग। कैसा रहा आज का सेशन, निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्य से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। निगेटिव पे आप लोग तुरंत गोला बना लीजिए। तो चरित्र निर्माण भाई, क्या हो जाएगा, चरित्र निर्माण। ब्लूम ने क्या किया, 3 क्षेत्रों की पहचान की है, सीखने के 3 क्षेत्रों की पहचान की है। कौन सा, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, और कौन सा है, भावनात्मक क्षेत्र। तीसरे नंबर पे क्या आता है, मनोप्रेरणा क्षेत्र, मनोप्रेरणा क्षेत्र। अब कहोगे ये तो यहाँ कहीं था ही नहीं,
तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम के स्तर कौन कौन से हैं? पहले वाले के जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के सीखने के जो स्तर कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन आएगा? ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषणात्मक चिंतन, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। लेकिन चरित्र निर्माण नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।